हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 12 है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, थर्मोडायनामिक। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स हमारी, हम ये कह सकते हैं, डिफाइन करें तो ये हमारी वो फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पर हम कन्वर्जन देखेंगे हीट एनर्जी का किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। हीट एनर्जी जहाँ पर किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है ना, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होगा या इंटर कन्वर्जन होगा मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में। तो इस तरह की जहाँ कन्वर्जन हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। दैट ब्रांच इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। एग्जाम्पल दूँ, हम वर्कआउट कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी थी हमारे पास और वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। ठीक है ना, चाय बना रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे थे, चाय जो है उबल कर ऊपर की तरफ आती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में इसको रिलेट कर सकते हो। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पर हम हीट एनर्जी का किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब कुछ सिंपल बातें स्टार्टिंग से इसके बारे में देखते हैं। पहला होगा हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहला क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एक असेंबली जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हों, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों उसके अंदर। ठीक है ना, और उन सभी पार्टिकल्स की अपनी अपनी वैल्यू हो, प्रेशर की, टेम्परेचर की, सबकी अपनी वॉल्यूम हो, यानी अपने कुछ उसके पैरामीटर्स हों जिससे हम हर एक पार्टिकल की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है ना, और नेक्स्ट होता है आपका सराउंडिंग। ये वर्ड्स मैं बार बार इस चैप्टर में यूज़ करूँगा, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। सराउंडिंग क्या होगा, जो भी इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के आसपास है, ठीक है ना, जो इस पर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, एवरीथिंग हम लिख सकते हैं, एवरीथिंग सराउंडेड बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस सिस्टम के सराउंडिंग में जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। जो कि इस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई इफेक्ट कर सकता है, इसका प्रेशर चेंज कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो वो वेरिएबल्स जिससे हम थर्मोडायनामिक सिस्टम की को अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में कैरेक्टराइज्ड कर पा रहे थे, थर्मोडायनामिक वेरिएबल। थर्मोडायनामिक वेरिएबल, तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, इसके थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है ना, जो कि हमें हेल्प करेंगे बिहेवियर ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम को स्टडी करने में। ठीक है ना। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्चुअल में क्या है कि इक्वेशन है जो कि हमें मैथमेटिकली हम उस थर्मोडायनामिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर, उसको मैथमेटिकली उनके वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर पाते हैं। थर्मोडायनामिक वेरिएबल को मैथमेटिकली आपस में रिलेट कर पाना ही हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। जैसे मैं गैस के लिए बात कर रहा हूँ, तो गैस के लिए इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें इसके प्रेशर, वॉल्यूम को मैंने टेम्परेचर के साथ रिलेट कर लिया, तो ये क्या बन गई मेरे पास, इक्वेशन ऑफ स्टेट बन गई। ठीक है ना, पहले मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, फिर थर्मो सराउंडिंग, फिर थर्मोडायनामिक वेरिएबल, और उसके बाद मैंने बात की इक्वेशन ऑफ स्टेट की। अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी यहाँ पर मैं दो सिस्टम को कंपेयर करूँगा और उन दोनों सिस्टम्स के पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, दो सिस्टम्स को कंपेयर किया जा रहा है और दोनों के पास जो है सेम टेम्परेचर है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई सिस्टम A है और ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई सिस्टम B है, और ये दोनों कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है ना।
अच्छा, अब इसके बाद मैं दो अलग अलग दीवारों की बात करूँगा यहाँ पर। एक होगी एक होगी बेटा आपकी एडियाबैटिक वॉल, और एक होगी आपकी डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल, ठीक है ना। एडियाबैटिक वॉल क्या होगी, जो दो, जैसे ये दो मीडियम्स है मेरे पास, और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो वॉल है ना, ये एडियाबैटिक वॉल है। इसका मतलब ए से बी की तरफ किसी भी तरह का हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंसुलेटिंग वॉल है। कैसी है ये? इंसुलेटिंग वॉल है, जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। एक होगा डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब क्या है कि वहाँ से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, वहाँ से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, उसको क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये मैंने अभी तक कुछ वेरिएबल्स ही बताए, पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम बताया, फिर सराउंडिंग बताया, फिर मैंने आपको डायाथर्मिक वॉल बताई, एडियाबैटिक वॉल बताई, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बताए, इक्वेशन ऑफ स्टेट बताई, थर्मल इक्विलिब्रियम बताया, ठीक है ना। अब मैं आपको ये कुछ सिंपल सिंपल वो थे, टॉपिक भी नहीं कहेंगे, डेफिनेशंस थी, जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगी, ठीक है। इसके बाद है आपका जियोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक, तो ये ऐसे कहता है, जियोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक अरेंजमेंट है, उसमें आपके पास तीन अलग अलग सिस्टम हैं। देखो अब तीन अलग अलग क्या हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। सिस्टम समझ आ गया ना, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, सबका अपना प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीन सिस्टम है, ए, बी और सी, और ए और बी के बीच में मैंने लगा दी है एडियाबैटिक वॉल। और एडियाबैटिक वॉल मैंने आपको अभी बताया था, जिसके अंदर से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है ना, वो एडियाबैटिक होती है। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं वो कैसे होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, पहले सी को छोड़ो, ए और बी को देखो। ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो जियोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि दो सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हैं, अगर उन दोनों को किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ अटैच किया जाए और उनके बीच में लगाई जाए डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल जो अपने अंदर से हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। इसका टेम्परेचर कितना है? T3। तो पहले ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, और फिर सी और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, और ओवरऑल ये सिस्टम क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी, कि दो सिस्टम जो एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड थे, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं अगर वो दोनों किसी तीसरे सिस्टम से जुड़ जाएं। और कैसे? उन दोनों के बीच में कैसी वॉल होनी चाहिए? डायाथर्मिक वॉल होनी चाहिए, ठीक है ना। सो देन दीज ऑल थ्री कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, वो तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकते हैं। ये हमारा क्या था? जियोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? जियोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, फर्स्ट वीडियो जो रहेगा ना इसका, इस चैप्टर का, वो काफ़ी इंट्रोडक्टरी रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिक बातें सब इसी में कवर होंगी, तो इसको ध्यान से समझना। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में बताया था कि एक थ्योरी थी हमारी, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर किसी बॉडी के पास हीट एनर्जी है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेंडमली मोशन कर रहे होंगे, या उनके पास मोशन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उनके पास हीट एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी, अब ओवरऑल मान लो ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है ना, ओवरऑल मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है ना। तो कंटेनर तो जहाँ रखा है वहीं रखा है, कंटेनर तो चल नहीं रहा, पर कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, और उनके मोशन की वजह से इसके पास कुछ कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है।
ठीक है ना। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इंटरनली मूव कर रहे हैं, अंदर मूव कर रहे हैं, पूरा कंटेनर डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसके पास जो एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। ये तो एक तरीका है इसको समझने का, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाया है और कुछ नहीं है। इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, किसी भी सिस्टम के, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है या उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका जो सम होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है यू। इसको लिखेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये होता है आपका इंटरनल एनर्जी, जो कि उसके खुद के मोशन की वजह से है। अब देखो, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस सिस्टम के अंदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ये ए मॉलिक्यूल था, ये बी पर फोर्स लगा रहा था, बी को डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया। ठीक है ना, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, वर्क डन होगा। ठीक है ना, वर्क डन होगा, डिस्प्लेस वर्क डन होगा। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। यानी अल्टीमेटली जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो उनकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। देखो वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करती है, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। पहले मेरे पास ये एक सिस्टम था, इसकी वॉल्यूम थी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सिस्टम बड़ा हो गया, इसकी साइज़ हो गई है 10 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स रखे हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करा सकते हैं, पर डिस्प्लेस कहाँ करा सकते हैं, इस 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में ही तो करा सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ही तो करा सकते हैं। पर अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से अब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब कंटेनर का ही साइज़ बढ़ गया। और जब कंटेनर का साइज़ बढ़ गया तो वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। यानी वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल पोटेंशियल डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, और इंटरनल काइनेटिक डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंटरनल पोटेंशियल इंक्रीज होगी। इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। अब एक और बात, ये तो मैंने रियल गैस की बात करी। रियल गैस में ऐसा होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इंटरेक्शन की वजह से उनकी पोटेंशियल में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पर जो आपके पास आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना, जो आपके पास आइडियल गैस होगी, जो कौन सी गैस होगी, आइडियल गैस जो होगी ना बेटा, उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना, कोई मोलिकुलर फोर्स नहीं होता अट्रैक्शन का, नो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, किसी तरह का कोई मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है ना, और मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा वहाँ पे, ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो। ठीक है ना। ठीक है, तो वहाँ उसके इस वजह से उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। तो इंटरनल एनर्जी है क्या, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल्स के पास खुद की है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक है, और आइडियल गैस के केस में कोई मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात करें तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है भाई, वर्क डन। देखो, ठीक है ना, हीट एंड वर्क डन को एक साथ रिलेट करके बताता हूँ आपको। हीट एंड वर्क डन,
हीट एंड वर्क डन। देखो मैंने आपको पहले आई थिंक बताया है, शायद लास्ट चैप्टर में बताया है कि अगर मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, इसका मास m है, इसको मैं क्यों हीट एनर्जी दे रहा हूँ, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ। दूसरा तरीका क्या था, हाँ अब मेरे को याद आया, मैंने आपको ये बताया था कि एक टायर में हमें हवा भरनी है और हमारे पास इस तरह का क्या था, एक पंप था, हवा भरने वाला पिस्टन था, और हम क्या कर रहे थे, उस पिस्टन को पुश कर रहे थे, उसको पुश कर रहे थे, तो धीरे धीरे इस पंप की जो ये बॉडी है ये क्या हो रही थी, गर्म हो रही थी। यानी अब भी तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने के दो ऑप्शन हुए हमारे पास, या तो हम उसको हीट एनर्जी दे दें या फिर क्या कर दें, हम उस पर कुछ वर्क डन कर दें। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं टेम्परेचर को चेंज करने के, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें हीट और वर्क डन के बारे में। तो हम क्या ले लेते हैं, देखो इस तरह की एक अरेंजमेंट ले लेता हूँ। ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस फिल कर रखी है हमने, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा वेट अरेंज कर रखा है, यहाँ कोई वेट रखा हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ है कोई गैस, और नीचे से हम इसको बर्नर से क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास अरेंजमेंट है। अब इसकी इंटरनल एनर्जी तो जो है वो फिक्स है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब इसकी अगर इंटरनल एनर्जी को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, या तो यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करूं, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था। पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वर्क डन होगा, और इस वर्क डन की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। नो हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। खैर इसको छोड़ो, आप इतना देखो कि इंटरनल एनर्जी अगर हमें चेंज करनी है, ठीक है ना, अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो हम या तो इसको हीट एनर्जी दें, टेम्परेचर दें तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और दूसरा अगर पिस्टन इस पर वर्क डन करें तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि फिर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे जाएंगे। और इसी से हीट को भी मैं रिलेट करता हूँ, इसी से हीट और वर्क डन को भी रिलेट करता हूँ। देखो क्या हीट क्या है, एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हीट क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। और एनर्जी ट्रांसफ़र कब होती है, जब वहाँ पे उनके बीच का कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। और वर्क डन कब होता है, वर्क डन में जो है एनर्जी ट्रांसफ़र बाय द मीन्स ऑफ बाय डजेंट मीन द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मैं इसको पिस्टन को नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो वहाँ एक्सटर्नली फोर्स लगाया ना मैंने, वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिस्टन को मूव करना टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी नहीं है, पर अगर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मैंडेटरी है, तभी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह से हीट और वर्क डन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पर इससे भी उसका बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा और इससे भी बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा, ये दोनों में कॉमन है। एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए डेल्टा टी मस्ट है, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, पर यहाँ पर वर्क डन करने के लिए डेल्टा टी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस है, ठीक है ना। जब हीट हम सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेंडमली मूव करने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेंडमली मूव करने लगते हैं, पर यहाँ पर जब पिस्टन नीचे करेंगे तो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर रेंडमनेस नहीं है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है, ये इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हीट और वर्क डन में, ठीक है ना। हीट और वर्क डन में ये डिफरेंस है कि हीट एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है, वर्क डन जब होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस की कोई नेसेसरी नहीं है, हम सिर्फ फोर्स लगाएंगे और ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाएगा, और एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो भी ये गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र करो तो भी गर्म हो जाएगा, पिस्टन नीचे लाओगे तो भी गर्म हो जाएगा,
अब यहाँ जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, पर यहाँ जब हीट एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ जब पिस्टन नीचे मूव किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन में नीचे की तरफ आते हैं। इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और लास्ट बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये कि जो हीट एब्जॉर्ब होगी, आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी, ये साइन कन्वेंशन है आपका, ठीक है ना। जब हीट एब्जॉर्ब होगी किसी सिस्टम से बाय सिस्टम, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये, आपको पता होना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको।